Hello dear students, here I am going to discuss the answer key of your PA1 set B. ठीक है जी, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर्स तो मैं डिस्कस कर देती हूँ, लेकिन बाकी पार्ट्स फिज़िक्स एंड बायोलॉजी उसका मैं सिर्फ आपको आंसर बता पाऊँगी, सॉरी डिस्कशन नहीं कर पाऊँगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैल्विन में आप इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? 373 कैल्विन। ओ देयर इज़ सम प्रॉब्लम, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट आना था, क्योंकि सेल्सियस में तो टेम्परेचर ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, तो आपको क्या बताना था कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212। आपके पास ऑलरेडी इक्वेशंस हैं दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू कैल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। उसके बाद में आपका आ जाएगा सेकंड, मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट आपका क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग किस में होती हैं? सॉलिड्स में। सो ऑप्शन विल बी 4। ईजीली कंप्रेसिबल, गैसेस को बहुत ईजिली हम कंप्रेस कर सकते हैं, आंसर विल बी 3। टेंडेंसी टू फ्लो करने की टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होती है? वैसे तो लिक्विड्स की गैस की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, बट लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों ही फ्लो करते हैं। ठीक है, एंड क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेंडेंसी पूछा है तो आंसर विल बी 2। एंड द लास्ट इज डैश हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। तो लिक्विड की देखो जी, शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। सो आंसर विल बी 1। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को इंक्रीज करना है, फर्स्ट आ गया टेम्परेचर, इंक्रीज करता है, विंड स्पीड से भी इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया से भी इंक्रीज होता है, लेकिन ह्यूमिडिटी के इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं होता। रीज़न क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि आपकी एयर में ऑलरेडी क्या है? मॉइस्चर ज़्यादा है ना, एयर में वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं। तो जब आप किसी लिक्विड को हीट करने की कोशिश करोगे, उसको इवेपोरेट करोगे, तो उसके वेपर्स कहाँ जाएंगे? स्पेस में ऑलरेडी। अगर हम बात करें सराउंडिंग्स में, तो सराउंडिंग्स में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी की वजह से एयर वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, तो उनको स्पेस नहीं मिलेगी प्रॉपर ईजिली, इसीलिए वो निकलते नहीं हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाती है। सो थर्ड आपका आंसर हो गया क्लियर। नेक्स्ट, आर पाम फील कूल व्हेन वी पुट एसीटोन इट। एसीटोन को हाथ पे जैसे ही हम थोड़ा सा डालते हैं, एसीटोन खुद वहाँ से गायब हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और आपको ठंडा ठंडा फील होने लगता है। सो रीज़न क्या है बेटा? एसीटोन जो है वो बहुत ईजिली इवेपोरेट होता है, और किसी भी चीज़ को इवेपोरेट होने के लिए टेम्परेचर तो चाहिए, है ना, हीट तो चाहिए। तो हीट कहाँ से लेगा? हमारे पाम से हीट ली, उसको एब्जॉर्ब किया और इवेपोरेट हो गया, है ना, खुद वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो इसीलिए हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो फील होता है। सो नेक्स्ट इज द फिनोमिनन हेल्प्स इन प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड मीट। फ्रूट एंड मीट को प्रिजर्व करके रखने के लिए हम क्या करते हैं? हम फिनोमिनन यूज़ करते हैं बेटा ऑस्मोसिस का। अब फ्रूट्स के लिए क्या करते हैं? हम फ्रूट्स को पानी में रख देते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। वाई? क्योंकि जब हम उनको वाटर में रखते हैं तो जो ऑस्मोसिस की वजह से जो एक्सटर्नल वाटर है वो फ्रूट के इनसाइड स्लोली एंटर करता रहता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्रूट है वो श्रिंक नहीं करता है या ख़राब नहीं होता है। और रही बात मीट की, अगर आपने मीट को प्रिजर्व करके रखना है तो उसको बहुत सारा नमक वगैरह लगा के जो है वो रखा जाता है। उसके लगाने से क्या होता है कि जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, बाहर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, वाटर मीट में से रिमूव हो जाएगा, जिसके कारण जो बैक्टीरियाज मीट को स्पॉइल कर रहे थे वो क्या होते हैं? वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इसी वजह से वो ठीक रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा एडेड 1 ml ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड 1 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को ऐड करते हो तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड। अब बेटा पोटेशियम क्लोराइड जैसे ही बना वो तो वाटर में सॉल्युबल है, डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन बेरियम सल्फेट इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, वो क्या करेगा? वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा और धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, तो जिसको हम प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी? A white solid settled at the bottom. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, कौन सा सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, लिक्विड में नहीं जाता? तो आंसर क्या होगा कैम्फर, बिकॉज इट इज़ अ सब्लाइम मटीरियल. नेक्स्ट, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स, कोई ऐसी स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करते हैं. सो डेफिनेटली इट इज़ प्लाज्मा. और कहाँ पे ये एग्जिस्ट करती है स्टेट? विद द बॉडीज हैविंग गैशियस मटेरियल बट दे आर हैविंग वेरी हाई टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल सन. ठीक है जी. उसके बाद में थर्ड आ जाएगा इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. कौन सी चीज़ टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है? इवेपोरेशन. लास्ट क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. अगर किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना है तो उसको हम लोग जो एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट. अब जैसे इवेपोरेशन करनी है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन या वेपराइजेशन. ठीक है. हाँ जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? स्टीम कॉजेज मोर सेवर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर. बिल्कुल सही, क्योंकि जो स्टीम होती है, आप देखोगे कि गर्म पानी से इतना हाथ नहीं चलता जितना स्टीम से चलता है. और रीज़न क्या है इसके पीछे? देखो बेटा, जो आपका वाटर वार्म होता है ना, उसने सिर्फ कितनी हीट कंज्यूम करी होती है जितनी उसको बॉइलिंग के लिए चाहिए. और आपको पता है जब वाटर ने अपनी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है तो वो अपनी लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने के लिए थोड़ी सी और एनर्जी डिमांड करेगा. अगर और एनर्जी लेगा तो फिर जाके वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब जो स्टीम होती है उसने बहुत सारी हीट ऑलरेडी अब्जॉर्ब कर रखी होती है, इसीलिए वो बर्न ज़्यादा क्रिएट करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज डिफ्यूज़न अकर्स मोर क्विकली. डेफिनेटली गैसेज में फोर्सेज वीक होती हैं, डिफ्यूज़न ईजिली होता है. नेक्स्ट, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग. बिल्कुल, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो आता है. जैसे इसका आपने पढ़ा था कि जो अर्थन पोर्ट है, जो आपका घड़ा होता है, उसमें पानी रखो तो ठंडा रहता है. क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन होती रहती है. एंड द लास्ट इज़ वी कैन सिप हॉट टी फास्टर फ्रॉम अ कप रेदर देन अ सॉसर. तो ये बिल्कुल गलत है. यहाँ पे रीज़न आ जाएगा आपका सरफेस एरिया का. तो कप का सरफेस एरिया थोड़ा सा कम होने की वजह से हम हॉट टी को इतना इजीली नहीं पी सकते हैं, वो गर्म रहेगी. ठीक है जी. उसके बाद में आपका आ जाता है 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन? तो आंसर सेकंड है, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, वाटर एक लिक्विड है और शुगर एक सॉलिड है. और आपको पता है गैसेस में क्या होता है? फोर्सेस वीक होती हैं, लिक्विड्स में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती हैं और सॉलिड्स में फर्दर स्ट्रॉन्ग होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय. अगर आपने किसी गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कंप्रेस करते हो. और किसी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए क्या चाहिए? प्रेशर बहुत हाई रखना पड़ता है. तो प्रेशर को हाई करना पड़ता है, टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है, फिर आपकी जो गैस है वो लिक्विफाइड फॉर्म में चली जाती है. नेक्स्ट, मीटर पर ये फिज़िक्स का आ गया. यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सिर्फ आंसर की वगैरह ही डिस्कस करेंगे. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की. इफ़ ए सब्सटेंस हैज़ मेल्टिंग पॉइंट लोअर देन द रूम टेम्परेचर. ये फिर से केमिस्ट्री का आ गया कि अगर किसी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा फिर? रूम टेम्परेचर से अगर बेटा कम होगा तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है तब वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ u. इट इज़ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. फाइनल वेलोसिटी इज़ v आफ्टर टाइम t. देन इक्वेशन कौन सी होगी? v इज इक्वल्स टू u प्लस at. आपने 3 ही तो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई हैं. ठीक है, ईजी था ये. SI यूनिट डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर होती है. यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखा है, वो वेलोसिटी की होती है. नेक्स्ट, अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. आपने एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका, 50 मीटर हाइट तक फेंका, उसके बाद में वो वापस आ गई. तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 50 ऊपर जाने में और 50 नीचे में, तो टोटल हो गई 100. लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0, बिकॉज द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज द सेम. स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. अगर हम स्पीड और टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, लेकिन अगर हम उसके एरिया की बात करें तो वो आपको डिस्टेंस देगा. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो. डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, सो इट विल बी फॉल्स. द नेसेसरी कंडीशन टू अप्लाई.
इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब बेटा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस की पैरेलल है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही. चेंज नहीं हो रही है तो आपका मोशन कौन सा आ जाएगा? यूनिफॉर्म. अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड रोड विद द नंबर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल, तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म है बिल्कुल, क्योंकि जब बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं आप कभी कार की स्पीड को इंक्रीज करते हो, कभी डिक्रीज करते हो. सो यू आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग द स्पीड ऑफ द कार. ठीक है, सो दैट्स वाई द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म. हाँ जी, अब आ गया आपका बायोलॉजी का. तो बायोलॉजी का आपका सबसे पहला यहाँ से आप आंसर देख सकते हो. मैरिस्मेटिक टिश्यू आपका डिवाइड करता है. एपिडर्मल टिश्यू आउटर सरफेस ऑफ प्लांट है. कनेक्टिव टिश्यू ये सबको पता है, ब्लड एंड बोन्स होती हैं. नर्वस टिश्यू मैसेज कंडक्ट करते हैं टू द ब्रेन. ठीक है, मैच द कॉलम हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज डू नॉट पोजेस लिविंग प्रोटोप्लाज्म. सो आंसर क्या आ जाएगा? सेक्रेनकाइमा. उसके बाद में आ जाएगा फ्लोएम इन प्लांट्स परफॉर्म द फंक्शन. तो फूड को कंडक्ट करने में फ्लोएम हेल्प करता है, और अगर वाटर एंड न्यूट्रिशन को कंडक्ट करना होता है तो वेसल्स हेल्प करते हैं आई थिंक. ओके, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? रूट टिप में भी मिलता है एंड शूट टिप में भी मिलता है. अब इन टर्म्स का मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है. फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें बी है, कैम्बियम हैज़ द एपिकल मेरिस्टेम. कॉलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम सेक्रेनकाइमा इन. अच्छा, ये दोनों आपस में से डिफरेंट कैसे हैं? आंसर होगा ए, रिटेनिंग साइटोप्लाज्म एट मेच्योरिटी. नेक्स्ट, सेल वॉल्स ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू आर अनइवनली थिकन्ड ड्यू टू बोथ सेलुलोज एंड पेक्टिन. कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ. कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं. नॉन लिविंग सेल ऑफ फ्लोएम इज फ्लोएम सेक्रेनकाइमा. उसके बाद में आ जाएगा मैच द फॉलोइंग. बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. बार्क ऑफ ट्री क्या है आपका? यहाँ पे पेरेनकाइमा. स्किन क्या है आपकी? एपिथेलियल टिश्यू है. वेस्कुलर बंडल आपका क्या है? परमानेंट टिश्यू है. तो होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा. ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.